नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र सिंह आप सभी का वैदिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, बाल विकास के अंतर्गत जो हमारे शिक्षक भर्ती परीक्षा और टीटी की परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी इस अहम कड़ी में हम लोगों ने शैशवावस्था, बाल्यावस्था के बारे में बेहतर अध्ययन कर चुके हैं और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो किशोरावस्था से संबंधित होगा। मित्रों, इस टॉपिक में हम समझेंगे कि किशोरावस्था क्या है, इसकी एज क्या होती है, इसके उपनाम क्या हैं और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था से संबंधित तमाम सारे सिद्धांत दिए हैं। उन सिद्धांतों के बारे में हम सभी लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं कि किशोरावस्था क्या है। देखिए, किशोरावस्था जो है ये बाल विकास की सबसे अहम अवस्था मानी जाती है। इसको अंग्रेजी भाषा में हम एडोलसेंस के नाम से जानते हैं, जो लैटिन भाषा के एडोलकेयर शब्द से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है, एडोलकेयर का अर्थ होता है वृद्धि या परिपक्वता। इसका अर्थ क्या होता है मित्रों? वृद्धि या परिपक्वता। ठीक है, अब हम चलते हैं कि जो किशोरावस्था है, इस किशोरावस्था को हम दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। किशोरावस्था को हम दो भागों में बांट करके पढ़ लेते हैं। एक किशोरावस्था यानी प्रारंभिक किशोरावस्था और दूसरे नंबर पर उत्तर किशोरावस्था। मित्रों, जैसा हम सभी जानते हैं कि किशोरावस्था का जो एज होता है वो 12 वर्ष से 18 या 21 वर्ष होता है। यहाँ हमने 18 या 21 वर्ष इसलिए लिख दिया है कि बालिकाएं बालकों की अपेक्षा जल्दी किशोर हो जाती हैं, इसलिए बालिकाएं 18 और बालक 21 वर्ष तक किशोरावस्था में आते हैं। अब प्रारंभिक किशोरावस्था, जैसे प्रारंभिक किशोरावस्था जो है वो 13 से 17 वर्ष तक मानी जाती है, 13 से 17 वर्ष तक। और जो उत्तर किशोरावस्था होती है वो 17 वर्ष से 21 वर्ष तक मानी जाती है ना। तो दो भागों में हम लोगों ने बांट करके इसको पढ़ लिया है। ठीक है, प्रारंभिक किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो यहाँ हम लोग समझ गए होंगे मित्रों कि जो किशोरावस्था होती है ये इंग्लिश भाषा के एडोलसेंस यानी लैटिन भाषा के एडोलकेयर से मिलकर के बनती है, जिसका अर्थ होता है वृद्धि या परिपक्वता। यानी किशोरावस्था को हम 12 वर्ष से 18 वर्ष या 21 वर्ष तक मानते हैं। इसको दो भागों में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। एक तो प्रारंभिक किशोरावस्था जो 12 वर्ष से 17 वर्ष तक मानी जाती है, और फिर उत्तर किशोरावस्था जो 17 वर्ष से 21 वर्ष तक मानी जाती है। ये तो सामान्य सी बातें किशोरावस्था की रहीं। अब चलिए मित्रों, हम किशोरावस्था के उपनाम से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे कि किशोरावस्था को अन्य उपनामों से भी जाना जाता है और कौन कौन से वो उपनाम हैं और कौन से मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को किस उपनाम से संबोधित किया है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था को सबसे पहले कहा गया है जीवन का कठिन काल। जीवन का कठिन काल मित्रों, किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल किसने कहा? तो जीवन का कठिन काल कहा है किर्कपैट्रिक ने। यह अवस्था जो है जीवन का सबसे कठिन काल के रूप में मानी जाती है। मित्रों, यहाँ पर सबसे पहले हम इसके उपनामों को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद जब इसकी विशेषता पढ़ेंगे तो इसका उपनाम क्यों रखा गया है, मनोवैज्ञानिकों ने आखिर इन नामों से क्यों इसको संबोधित किया है, इस पर भी हम लोग एक एक करके चर्चा करने का प्रयास करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर तनाव, दबाव एवं संघर्ष का काल। दूसरे नंबर पर किशोरावस्था को तनाव, दबाव व संघर्ष का काल। तनाव, दबाव और संघर्ष का काल मित्रों किसने कहा? ये स्टेनले हॉल महोदय ने कहा था। स्टेनले हॉल इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारा यह प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछा भी गया कि किशोरावस्था को तनाव, दबाव और संघर्ष का काल किसने कहा? तो किसने कहा मित्रों? स्टेनले हॉल महोदय ने कहा। देखिए, झंझावत की आयु भी इसे कहा जाता है। तीसरे नंबर पर झंझावत की आयु। झंझावत का मतलब मित्रों होता है, ये तूफान से होता है,
है ना, झंझावत की आयु या तूफानी आयु, तूफानी आयु का काल। तूफानी आयु का काल किसने कहा? इसको भी स्टैनले हॉल ने कहा था। किशोरावस्था को झंझावत की आयु, तूफानी आयु किसने कहा मित्रों? स्टैनले हॉल महोदय ने कहा। देखिए, अपराध की आयु, अपराध की आयु, अपराध की आयु किसने कहा? सीजर लैम्ब्रासो। थोड़ा सा यहाँ पर हम समझेंगे मित्रों कि इसको अपराध की आयु क्यों कहा जाता है। अपराध की आयु सीजर लैम्ब्रासो ने कहा। देखिए, सीजर लैम्ब्रासो महोदय जो थे वो अपराध विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं, क्योंकि सीजर लैम्ब्रासो, यहाँ से भी थोड़ा सा जानकारी ले लें, सीजर लैम्ब्रासो को अपराध विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने किशोरावस्था पर जो अध्ययन किया उसमें इन्होंने ये बताया कि अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 80% जो किशोर हैं वो अपना पहला अपराध किशोरावस्था में करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने तमाम सारे व्यक्तियों पर इसका जो है शोध किया, तो ये पाया कि उन व्यक्तियों का जो पहला अपराध था, तो 80% लोगों का जो पहला अपराध होता है वो किशोरावस्था में होता है। इसलिए जो है किशोरावस्था को अपराध की आयु कहा जाता है। फिर इसे बोलते हैं समस्याओं का काल। समस्याओं का काल, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि समस्याओं का काल किस अवस्था को कहा जाता है। यही एक अवस्था होती है जहाँ पर तमाम सारी समस्याओं का सामना किशोर को करना पड़ता है। और 6 नंबर पर जो हमारा है वो है संवेगात्मक समस्याओं का काल। संवेगात्मक समस्याओं का काल। संवेगात्मक समस्याओं का काल मित्रों ये होता है कि इस अवस्था में जो हमारे संवेग होते हैं वो प्रबल हो जाते हैं, और संवेगों की प्रबलता के कारण प्रत्येक संवेग पर नियंत्रण भी आवश्यक होता है। तो ऐसी कंडीशन में संवेगों की अधिकता या बाहुल्यता होने के कारण ठीक किशोर इसमें जो है अनेक समस्याओं से ग्रसित रहता है। 7 नंबर पर हम देखते हैं मित्रों, इसे हम बसंत ऋतु का काल बोलते हैं। बसंत ऋतु का काल बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी परीक्षा में भी पूछा गया कि बसंत ऋतु का काल किसे कहा जाता है। तो बसंत ऋतु का काल किसे मित्रों कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। क्यों? कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी बसंत ऋतु में जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो पुराने पत्तों को झाड़ करके नए कोपल या नए जो है टहनियों को जन्म देते हैं। इसी तरीके से जो किशोरावस्था होती है, तो किशोर और किशोरियों में कुछ शरीर में नए परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। उन परिवर्तनों के कारण ही हम इस किशोरावस्था को बसंत का काल कहते हैं। फिर है संक्रमण का काल। संक्रमण का काल, संक्रमण का काल, किशोरावस्था को संक्रमण का काल भी कहा जाता है। कुल्हड़ महोदय ने इसको कहा था। कुल्हड़ महोदय ने संक्रमण का काल किसने कहा? कुल्हड़ महोदय ने। ये संक्रमण का काल होता मित्रों किसका है? ये संक्रमण का काल ये शैशवावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का जो संक्रमण काल होता है, प्रौढ़ावस्था और शैशवावस्था के मध्य जो संक्रमण का काल होता है, ये मित्रों किशोरावस्था होता है। किशोरावस्था होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि शैशवावस्था का प्रत्यागमन का काल, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न भी ये पूछा गया और यहाँ पर समझने की भी ज़रूरत है मित्रों कि ये शैशवावस्था का प्रत्यागमन का काल कहा जाता है। शैशवावस्था का प्रत्यागमन का काल। ये शैशवावस्था का प्रत्यागमन का मतलब क्या होता है कि मित्रों, प्रत्यागमन का मतलब होता है कि ऐसा लगता है कि शैशवावस्था की जो भी विशेषताएं होती हैं वो किशोरावस्था में पुनः लौट आती हैं। हमने कई बार देखा कि शैशवावस्था की जो भी विशेषताएं होती हैं वो विशेषताएं हमें किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, या वही विशेषताएं किशोरावस्था में प्रगाढ़ता को हासिल कर लेती हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं शैशवावस्था का प्रत्यागमन का
काल। सुनहरी अवस्था, सुनहरी अवस्था ये भी इम्पॉर्टेंट है मित्रों। कई बार हमारा ये प्रश्न पूछा गया कि सुनहरी अवस्था का काल किसे कहा जाता है, तो किसके कहा जाता है? सुनहरी अवस्था का काल हमें किशोरावस्था को कहा जाता है। शैक्षिक विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, शैक्षिक विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण। देखिए, इस अवस्था में शिक्षा जो होती है वो सबसे अहम बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम किशोर को बेहतर ढंग से शिक्षित कर सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में किशोर को आगे बढ़ाने के प्रयास से किशोर को हम उसके लक्ष्य तक भी पहुँचाने में जल्दी सफल हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है शैक्षिक विकास की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया है। वैलेंटाइन महोदय ने कहा था, इसे किसने कहा था? वैलेंटाइन महोदय ने किशोरावस्था को शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल कहा। सुनहरी अवस्था किसने कहा था मित्रों? कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग महोदय ने बताया था कि किशोरावस्था सुनहरी अवस्था है। ठीक है। शैशवावस्था का प्रत्यागमन का काल रॉस एंड जेम्स महोदय ने कहा। रॉस एंड जेम्स महोदय, इसे हम लोग अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, रट लेंगे, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं कि जो है किशोरावस्था के बारे में उक्त ये उपनाम किसने दिया। अब चलिए मित्रों चलते हैं कि किशोरावस्था के तमाम सारे मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए हैं। किशोरावस्था के सिद्धांत, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि उन सिद्धांतों से हमारे कई बार प्रश्न पूछे गए मित्रों, किशोरावस्था के सिद्धांतों से। तो सबसे पहला जो सिद्धांत हमारा है वो है त्वरित विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो त्वरित विकास का सिद्धांत स्टैनले हॉल महोदय ने दिया था। किसने दिया? स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो किशोरावस्था का पहला सिद्धांत है त्वरित विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत को अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल महोदय ने दिया था। स्टैनले हॉल महोदय ने अपनी पुस्तक जो है एडोलसेंस में 1904 ईस्वी में, स्टैनले हॉल महोदय ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस, ये एडोलसेंस यानी 1904 ईस्वी में इसको जो है लिखा था। इसमें उन्होंने जो है त्वरित विकास का सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने बताया कि किशोरावस्था अन्य अवस्थाओं से जल्दी डेवलप होती है, अर्थात ये देखा जाता है कि किशोरावस्था में जब बालक जाता है तो अन्य विशेषताओं की अपेक्षा अन्य जो है अवस्थाओं की अपेक्षा इस अवस्था में जल्दी शरीर में वृद्धि होती है, या वो परिवर्तन देखे जाते हैं इसमें जो अन्य अवस्थाओं में नहीं देखे जाते हैं। इसलिए किशोरावस्था को त्वरित विकास का सिद्धांत कहा जाता है। अब इसके बाद है क्रमशः या क्रमिक विकास का सिद्धांत। दूसरे नंबर पर है क्रमशः या क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमशः या क्रमिक विकास का सिद्धांत त्वरित विकास के सिद्धांत की आलोचना के बाद उत्पन्न हुआ, क्योंकि इस सिद्धांत को मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे, हरलाक थे, स्किनर, थॉर्नडाइक, किंग, हलिंगवर्थ, यानी हरलाक, स्किनर, हलिंगवर्थ आदि ये जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने ये बताया कि किशोरावस्था का जो विकास होता है वो त्वरित ना होकर के क्रमशः होता है, क्रमिक होता है, क्योंकि जो विकास होता है वो अचानक होने वाली प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि शनय शनय विकास होता रहता है। इसलिए त्वरित विकास की इन लोगों ने आलोचनाएं की। फिर इसके बाद मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया 3 नंबर पर। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया मित्रों?
सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया जो किशोरावस्था से जुड़ा हुआ था। इसमें उन्होंने बताया कि किशोरावस्था में जो विकास होता है वो लिबिडो या काम शक्ति के आधार पर होता है। यानी सिगमंड फ्रायड ने विकास को पूरी तरीके से किससे जोड़ दिया? लिबिडो से जोड़ दिया, यानी काम शक्ति से जोड़ दिया। यहाँ सिगमंड फ्रायड ने बताया था कि जो बालक का विकास होता है वो काम शक्ति के आधार पर होता है। काम शक्ति के आधार पर बालक के विकास के क्षेत्र को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड ने 5 भागों में बांटा। मित्रों, यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको हम अभी अध्ययन कर लेंगे एक एक करके कि जो सिगमंड फ्रायड ने काम शक्ति के आधार पर विकास को बांटा, बाल विकास को बांटा, तो उसमें उन्होंने 5 आधार बताए। पहला आधार है मुखावस्था। मुखावस्था जो 0 से 2 वर्ष तक है। और जो दूसरा हमारा जो आधार है वो गुदावस्था। मुखावस्था सबसे पहले, दूसरे नंबर पर गुदावस्था। गुदावस्था 2 से 4 वर्ष तक। तीसरा अवस्था है लिंगावस्था। लिंगावस्था ये 4 से 6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक। और जो हमारी चौथी अवस्था है वो सुषुप्तावस्था है। सुषुप्तावस्था ये 6 से 12 वर्ष तक। और जो 5वीं अवस्था है वो है जननिकावस्था। जननिकावस्था 12 से 18 वर्ष तक, 18 वर्ष तक। तो यहाँ पर मित्रों ये हम देखते हैं कि जो मुखावस्था, गुदावस्था, लिंगावस्था, सुषुप्तावस्था और जननांगावस्था या जननिकावस्था कहते हैं, तो यहाँ पर काम शक्ति के आधार पर इन्होंने बांटा कि काम शक्ति अर्थात जो शैशवावस्था अर्थात जो मुखावस्था होती है, इसमें 0 से 2 वर्ष तक बालक की काम शक्ति उसके मुख में होती है। गुदावस्था का मतलब यहाँ पर जो है मलमूत्र त्यागने के जो है अंगों में होती है। और लिंगावस्था का मतलब यहाँ पर मित्रों हम शैशवावस्था में पढ़ चुके थे, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रा और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की वजह से यहाँ पर जो है लिंगावस्था में भी विरोधी लिंग के प्रति आकर्षण होता है, तो उसको हम लोग शैशवावस्था में पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद सुषुप्तावस्था अर्थात यहाँ पर जो है काम शक्ति प्रबल नहीं होती है, न्यून हो जाती है। और जननिकावस्था में फिर से जो है विषम लिंगी आकर्षण होता है और इसमें बालक बालिकाएं एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं और यहाँ पर संतानोत्पत्ति करने की क्षमता भी जागृत हो जाती है। इस तरीके से उन्होंने बताया कि जो बालक का विकास होता है वो इन अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। लेकिन यहाँ पर विलियम यूंग कहता है कि बालकों की काम प्रवृत्ति में यदि कोई विकार आ जाता है, विलियम यूंग का मानना है कि यदि बालकों की काम शक्ति में कोई विकार आ जाता है तो उसमें 2 धारणाएं उत्पन्न हो जाती हैं, एक तो एनिमा और दूसरी एनिमस। यानी यूंग के अनुसार अगर काम शक्ति में कोई विकार आता है, काम शक्ति में जब विकार आता है तो 2 धारणाएं उत्पन्न हो जाती हैं। एक तो धारणा होती है एनिमा की और दूसरी धारणा होती है एनिमस की। एनिमा क्या होती है? एनिमा ऐसी धारणा होती है जहाँ पर होता पुरुष है, यानी पुरुष में नारित्व के गुण आ जाते हैं, नारित्व के गुण आ जाते हैं और यहाँ पर नारी में पुरुषत्व के गुण आ जाते हैं। तो एनिमा और एनिमस की धारणाएं उत्पन्न हो जाती हैं। फिर इसके बाद जो है हमारा आगे का जो हमारा सिद्धांत है वो है मनोसामाजिक लैंगिक सिद्धांत। मनोसामाजिक लैंगिक सिद्धांत। मनोसामाजिक लैंगिक सिद्धांत। मनोसामाजिक लैंगिक सिद्धांत किसने दिया मित्रों? एरिक्सन ने दिया। एरिक्सन महोदय जो थे उन्होंने इस सिद्धांत को 8 भागों में बांटा। एरिक्सन महोदय ने अपने सिद्धांत को कितने भागों में बांटा? 8 भागों में बांटा। और इस 8 भाग में जो 5वां भाग था वो 5वां भाग किशोरावस्था था।
ठीक है। एरिक्सन का सिद्धांत जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके 8 भागों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद जो है मानव शास्त्रीय सिद्धांत या सांस्कृतिक सिद्धांत, मानव शास्त्रीय सिद्धांत या सांस्कृतिक सिद्धांत। मानव शास्त्रीय सिद्धांत या सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया मित्रों? इसको मार्गरेट मीड ने दिया, मार्गरेट मीड ने। मार्गरेट मीड जो महोदय थे, ये जनजातियों पर अपना अध्ययन किया। इसमें समाओ जनजातियों का अध्ययन किया। पपुआ न्यूगिनी की एरापेस, सांबुली, मुंडुक मोर के लड़के लड़कियों पर इन्होंने बेहतर अध्ययन किया और उसमें ये बताया कि मानव शास्त्रीय या सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक, ये सिद्धांत जो है जनजातियों के लड़के लड़कियों, जो किशोर लड़के लड़कियां थे, उनके ऊपर ये अध्ययन किया गया था मार्गरेट मीड के द्वारा। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो किशोरावस्था है ये कैसी अवस्था है, इसको किन उपनामों से जाना जाता है और इसके सिद्धांत क्या हैं। मित्रों, इसको आप बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से इन सिद्धांतों से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, इनसे और इनके उपनामों से हमारी परीक्षाओं में अक्सर विशेष प्रश्न पूछे गए हैं। आगे की वीडियो में हम सभी लोग किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं और किशोरावस्था की जो शिक्षा का स्वरूप होगा, उस पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।